नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, यानी आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों की दूसरी क्लास है। और इससे पहली क्लास में यानी अनुसूचियों की पहली क्लास में हम अनुसूचियाँ 5 तक पढ़ चुके थे, जिसमें अनुसूची पहली की यदि बात करते हैं 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। तो अनुसूची 1 में राज्य संघ के बारे में, उसके क्षेत्र, उसके नाम के बारे में बताया गया है। और कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी, इन सभी के बारे में अनुसूची 1 में बताया गया है। अनुसूची 2 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 2 में किसके बारे में बताया गया है, तो उसमें दोस्तों वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में बताया गया है। किस किस को वेतन भत्ते पेंशन दिया जाता है। राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के, तो इन सभी को वेतन वगैरह दिया जाता है अनुसूची 2 के माध्यम से। अनुसूची 3 की बात करते हैं तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, विधानसभा के, सुप्रीम कोर्ट के, इन सभी के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। और चौथे में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 5 की यदि हम बात करते हैं तो अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का शासन व प्रशासन के नियम के बारे में बताया गया है। और 10 राज्यों के बारे में बताया गया है। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है अनुसूची 6 से। अनुसूची 6 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 6 में किसके बारे में बताया गया, तो अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। और 4 राज्यों में इनके नियंत्रण व प्रशासन के बारे में बताया गया है। कौन कौन से 4 राज्य हैं दोस्तों? असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों। अनुसूची 6, अनुसूची 6 की यदि बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुसूची 6 में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। याद रखें दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में बताया गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। अनुसूची 6 में बताया गया है। कितने राज्यों में बताया गया है? 4 राज्यों में 4 राज्यों में बताया गया है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? पहला है दोस्तों असम, दूसरा मेघालय, मिजोरम, और चौथा है दोस्तों त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अब इन 4 राज्यों के 10 जिलों में 10 जिला परिषद बनी हुई है। इन 4 राज्यों के 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषद बनी हुई हैं। याद रखें दोस्तों, यानी ये जो 4 राज्य हैं इनके 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषद बनी हुई हैं, जिनमें भाग लेते हैं दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लोग इनमें भाग लेते हैं। अब इनमें भाग कौन लेते हैं, तो लिखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लोग इसमें भाग लेते हैं। याद रखें दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के लोग इन स्वायत्त जिला परिषदों में भाग लेते हैं। अब बात आती है ये 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं, इनमें कितने सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको निर्वाचित जिनको निर्वाचित किया जाता है, यानी जिनको चुना जाता है। और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर
लिखेंगे एक स्वायत्त जिला परिषद में एक स्वायत्त जिला परिषद में, तो कितने सदस्य होते हैं यहाँ पर लिखेंगे। कुल सदस्य की यदि बात की जाए एक जिला स्वायत्त परिषद में कुल सदस्य, तो कुल सदस्य होते हैं दोस्तों 30 सदस्य होते हैं। अब जिनमें से 26 सदस्य ऐसे हैं जिनको जो है निर्वाचित किया जाता है, यानी जिनको निर्वाचित जो है किया जाता है, और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको मनोनीत जो है किया जाता है। मनोनीत किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो है, राज्यपाल के द्वारा जो है इनको मनोनीत जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा जो है इन 4 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है एक स्वायत्त जिला परिषद में, याद रखेंगे। अब जो ये 26 निर्वाचित सदस्य हैं, इनका कार्यकाल की यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इनका कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 5 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है। लेकिन जो ये 4 मनोनीत सदस्य हैं, इनका कार्यकाल की यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। याद रखेंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहे जब तक ये चारों सदस्य अपने पद पर जो है रह सकते हैं स्वायत्त जिला परिषद में। याद रखेंगे, यहाँ पर बात आती है, यानी एक स्वायत्त जिला परिषद में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि निर्वाचित किए जाते हैं, और इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो 5 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होता है। और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। इनके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। याद रखें दोस्तों, इनका कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राज्यपाल चाहे जब तक ये अपने पद पर जो है रह सकते हैं। अब इन 4 राज्यों में जो है कौन कौन सी जनजातियां हैं, इनके बारे में भी जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले देखेंगे असम में जो है कौन कौन सी जनजातियाँ। असम की यदि बात करते हैं तो बोडो, बोडो दीमा और कार्बी, ये तीनों जनजातियाँ किस राज्य में पड़ती हैं, तो ये तीनों जनजाति दोस्तों असम राज्य में। याद रखें दोस्तों, ये तीनों जनजाति कहाँ पर है, असम राज्य में। मेघालय की बात करते हैं, मेघालय में आप सभी को पता होगा, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया। तो ये तीनों पहाड़ियों के नाम जो है यहाँ की जनजातियों के नामों के ऊपर जो है रखा गया है। तो यहाँ पर ये तीनों जनजातियाँ भी हैं। याद रखें दोस्तों, गारो, खासी, जयंतियाँ। याद रखें दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जनजाति कहाँ पर है, मेघालय राज्य में। आप देखते हैं दोस्तों मिजोरम में, यानी मिजोरम में जो है कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला है दोस्तों चकमा, मारा और लाई। ये तीनों जनजाति जो है कहाँ पर है, ये तीनों जनजाति पड़ती है मिजोरम में। अब देखते हैं दोस्तों त्रिपुरा की, त्रिपुरा में जो है कौन कौन सी जनजाति हैं। तो सबसे पहला कौन सा आता है, लेपचा जनजाति, जनजाति, लुसाई जनजाति, और तीसरी कौन सी है दोस्तों, तीसरी हो जाती है त्रिपुरी। याद रखें दोस्तों, त्रिपुरी जनजाति। यदि इनकी बात करते हैं तो असम में जो है कौन कौन सी जनजाति हैं, बोडो, दीमा और कार्बी, ये तीनों जनजाति कहाँ पर है, असम में है। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय में। मिजोरम की चकमा, मारा, लाई, ये तीनों जनजातियाँ कहाँ पर है, मिजोरम में। त्रिपुरा में लेपचा, लुसाई और त्रिपुरी, ये तीनों जनजातियाँ जो है पड़ती हैं कहाँ पर दोस्तों, त्रिपुरा में। अब देखते हैं दोस्तों अनुसूची 7, यानी अनुसूची 7 में जो है, यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे अनुसूची 7। अनुसूची 7 में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो अनुसूची 7 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अनुसूची 7 में जो है दोस्तों केंद्र पर राज्यों के बीच जो है शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 3 के माध्यम से जो है 3 सूचियाँ बनाकर जो है राज्य व केंद्र के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है किया गया है। कौन कौन सी 3 सूचियाँ हैं, तो 3 सूचियाँ हैं दोस्तों, पहली संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के माध्यम से जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए अनुसूची 7 में जो है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है
किया गया। तो इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। यानी केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के माध्यम से जो है किया जाता है, तो अनुसूची 7 के माध्यम से जो है किया जाता है। और तीन सूचियों के माध्यम से जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है किया गया है। ये 3 सूचियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहली है दोस्तों संघ सूची। संघ सूची की यदि बात करते हैं तो संघ सूची में जो है मूल संविधान में कितने विषय थे और वर्तमान में जो है कितने विषय हैं। तो मूल संविधान की यदि बात करते हैं तो 97 विषय थे। और यदि वर्तमान की बात करते हैं तो संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने हैं? 100 विषय, यानी 100 सब्जेक्ट है वर्तमान में संघ सूची में। अब आते हैं दूसरी राज्य सूची। राज्य सूची की यदि बात करते हैं तो राज्य सूची में जो है कितने विषय थे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में जो है 66 विषय थे। कितने दोस्तों? 66। मूल संविधान में जो है 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में जो है 61 विषय बचे हैं। याद रखें दोस्तों, वर्तमान में जो है 61 विषय बचे हैं किसमें? राज्य सूची में। याद रखेंगे। अब तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची भी देख लेते हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो समवर्ती सूची में जो है कितने विषय हैं? मूल संविधान की यदि बात करते हैं तो 47 विषय थे। कितने? 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में जो है वर्तमान की यदि बात की जाए तो 52 विषय हैं। 52 विषय हैं वर्तमान में। याद रखें दोस्तों, 52 विषय हैं वर्तमान में। अब एक एक करके इन सभी सूचियों को जानेंगे, यानी कौन कौन से विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैं उन्हीं विषय को कराऊंगा, बाकी जो है नहीं कराने हैं। याद रखें दोस्तों, आप सबसे पहले देखेंगे संघ सूची के अंतर्गत जो है कौन कौन से विषय जो है आते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे संघ सूची। संघ सूची, यानी संघ सूची की यदि बात करते हैं तो संघ सूची में जोन से जो है क्वेश्चनों में आए हैं, सिर्फ उन्हीं की जो है चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों रक्षा और सशस्त्र बल। रक्षा और सशस्त्र बल। इसके बाद दोस्तों आता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा। फिर कौन सा आता है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा के बाद आता है विदेशी मामले। विदेशी मामले और कूटनीति। कूटनीति। फिर आता है दोस्तों बैंकिंग। ये सभी विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का। मुद्रा और सिक्का। फिर आता है दोस्तों रेल। आपको पता होना चाहिए खाली रेल जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगर रेलवे पुलिस पूछा जाए तो वह जो है राज्य सूची के अंतर्गत जो है आएगा। याद रखें दोस्तों, किस सूची के अंतर्गत? रेलवे पुलिस जो है संघ सूची के अंतर्गत जो है आता है। और कुछ जो है इधर जो है लिख लेते हैं। तो इसके बाद आता है दोस्तों डाक और तार। डाक और तार, ये विषय किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी जो है संघ सूची के माध्यम के अंतर्गत जो है आते हैं। इसके बाद दोस्तों युद्ध और शांति। युद्ध और शांति। युद्ध और शांति की बात कहाँ पर, किस सूची का विषय है? तो ये जो है संघ सूची का विषय है संचारण का प्रसार, सूचना प्रसारण, सूचना प्रसारण, देशीय देशीयकरण और नागरिकता। और नागरिकता। विदेशियों का आना जाना।
विदेशियों का आना जाना, खाने एवं खनिज, ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं ये सारे विषय, यानी रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले एवं कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक और तार, दोस्तों तार से मतलब है यानी टेलीविज़न, युद्ध और शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, देशीयकरण और नागरिकता। विदेशियों का आना जाना, खाने एवं खनिज, ये दो हैं कहाँ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये सभी जो है संघ सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तीसरी, यानी राज्य सूची के भी देख लेते हैं, यानी राज्य सूची के अंतर्गत जो है कौन कौन से विषय आते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे राज्य सूची। राज्य सूची में जो है कौन कौन से विषय जो है आते हैं ये भी हमको जानना है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों अदालतें, लिखेंगे यहाँ पर अदालतें। अदालतों के बाद दोस्तों क्या आता है? अदालतों के बाद आता है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों राज्य पुलिस। राज्य पुलिस हो जाता है। राज्य पुलिस के बाद दोस्तों जिला अस्पताल। जिला अस्पताल। फिर क्या आता है दोस्तों? जिला अस्पताल के बाद आता है सिंचाई। सिंचाई के बाद आता है पशु सफाई। कुछ इधर लिख लेते हैं। सफाई के बाद आता है दोस्तों कृषि। कृषि भी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि के बाद दोस्तों सड़क। सड़क के बाद आता है दोस्तों वन। रेलवे पुलिस, याद रखें दोस्तों रेलवे पुलिस जो है कहाँ पर आता है? राज्य सूची के अंतर्गत जो है आता है। रेलवे पुलिस हो गया। फिर आता है दोस्तों बाट एवं नाप, याद रखें दोस्तों बाट एवं नाप जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और पुस्तकालय। पुस्तकालय, ये सभी विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सिंचाई, पशु सफाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप और पुस्तकालय, ये सभी जो हैं किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो हैं राज्य सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। आप देखते हैं दोस्तों अब तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो इसके भी देख लेते हैं कौन कौन समवर्ती सूची। से पहले जो है दोस्तों यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं वन। वन जो है दोस्तों इस समय जो है वन की यदि बात करते हैं तो वन जो है पहले राज्य सूची में आता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है इसको राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में जो है शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसको लिख लेते हैं, यानी वन जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत वन को जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। याद रखें दोस्तों किस सूची में जो है शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में जो है शामिल कर दिया गया है। तो आप देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची में जो है कौन कौन से विषय शामिल है। हेडिंग डाल लेंगे समवर्ती सूची, कौन कौन से विषय हैं तो यहाँ पर लिखेंगे। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है दोस्तों शिक्षा। फिर आता है दोस्तों वन। वन के बाद आता है दोस्तों शादी, व्यापार संघ, व्यापार संघ, गोद लेना,
गोद लेना, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, उत्तराधिकार के बाद आता है जंगल। जंगल जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन्य जीवों, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, जानवरों का संरक्षण। इसके बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद आता है वन्य जीव मूल्य, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं। फिर आता है दोस्तों बिजली। तो ये सभी विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको जो है सभी का जो है पता होना चाहिए कौन सा विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कौन सा विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपको जैसा पता होना चाहिए। शिक्षा जो है किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। वन भी जो है, शादी, व्यापार संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, ये किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं और बिजली, ये सभी जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आते हैं। तो हमारी 7वीं अनुसूची जो है कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें जो है हमने जाना है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है शक्ति का विभाजन जो है किया गया है 3 सूचियाँ बनाकर। कौन कौन सी 3 सूची थी, पहली थी दोस्तों संघ सूची, दूसरी थी राज्य सूची और तीसरी थी दोस्तों समवर्ती सूची। किसमें कितने विषय थे, इन सभी के बारे में भी जो है हमने जाना है। अब देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे अनुसूची 8। अनुसूची 8 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 8 में जो है किसके बारे में बात की गई है, तो अनुसूची 8 में जो है किसके बारे में चर्चा की है, भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जो है बात की गई है अनुसूची 8 में। यानी मूल संविधान में जो है कितनी भाषाएं थी और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है कितनी भाषाएं, इन सभी के बारे में जो है अनुसूची 8 में जो है बताया गया है। तो यहाँ पर जो है लिखना स्टार्ट करेंगे। अनुसूची 8 में जो है वर्तमान मूल संविधान की यदि बात करते हैं तो मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 भाषाएं थी। यदि वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में जो है दोस्तों 22 भाषाएं हैं। 15वीं 16वीं ये सभी भाषाएं जो है कब कब जो है जोड़ी गई हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं। 14 भाषाएं जो हैं कौन कौन सी हैं, तो इनको जो है लिखेंगे यहाँ पर। संस्कृत, संस्कृत, हिंदी, तमिल, मलयालम, मलयालम, मराठी। मलयालम के बाद दोस्तों मराठी हो गया, फिर हो जाता है कन्नड़, कन्नड़ हो गया, तेलुगु, तेलुगु के बाद दोस्तों बांग्ला, पंजाबी, असमिया, ये हो गया असमिया, फिर हो जाता है गुजराती, गुजराती, गुजराती के बाद कौन सा आता है दोस्तों, गुजराती के बाद उड़िया, उड़िया के बाद आता है दोस्तों उर्दू, उर्दू के बाद आता है कश्मीरी। तो ये 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। अब 6 भाषाएं जो हैं कौन कौन सी हैं जो कि जोड़ी गई हैं, तो 15वीं भाषा है दोस्तों जोन सी जोड़ी गई है। सबसे पहला आता है, लिखेंगे यहाँ पर 15वीं भाषा की यदि बात करते हैं तो सिंधी भाषा, याद रखें दोस्तों सिंधी भाषा। इसको जो है कब जोड़ा गया था, तो इसको जो है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। यानी 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा, जिसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम
1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसके बाद दोस्तों तीन भाषाएं जो हैं एक साथ जोड़ी गई थी। कौन कौन सी दोस्तों? नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इन तीन भाषाओं को जो है कब जोड़ा गया था? तो इन तीन भाषाओं की यदि बात करते हैं तो इसको 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों, यानी 15वीं भाषा थी सिंधी, जिसको 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब 15 भाषाएं हो गई और इसके बाद जो है तीन भाषाएं जो है जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जो कि इन तीनों भाषाओं को जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो यानी 18 भाषाएं जो है हो गई हैं। अब ये चार भाषाएं जो है एक साथ जोड़ी गई थी। कौन कौन सी ये चार भाषाएं हैं? तो सर बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। मैथिली, ये चारों भाषाएं जो हैं एक साथ जोड़ी गई थी। ये कब जोड़ी गई थी? तो ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जो है इन चारों भाषाओं को जो है जोड़ा गया था। 18 और 4 भाषाएं कुल मिलाकर जो है 22 भाषाएं जो है हो गई हैं, जो कि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बाकी की जो 8 भाषाएं हैं ये कब कब जो है जोड़ी गई थी, ये भी आपको जो है पता लग गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं, यानी शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात करते हैं तो कितनी हैं, यहाँ पर लिखेंगे शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं जो हैं 6 पहली थी और 5 जो है अब जोड़ी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो है 11 भाषाएं हो गई हैं। यानी 6 जो है पहली थी और 5 अब जो है जोड़ी गई हैं। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई हैं? तो 11 भाषाएं जो है हो गई हैं। तो पहली कौन कौन सी थी? तो पहली थी दोस्तों तमिल, जिसको जो है 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया था। इसके बाद जोड़ी गई थी दोस्तों संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। इसको जो है दोस्तों 2005 में जो है शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा दिया गया था। फिर ये एक साथ जो है दो भाषाएं जोड़ी गई थी, कन्नड़ और तेलुगु। तेलुगु, इन दोनों भाषाओं को जो है 2008 में जो है शास्त्रीय भाषाओं को जो है दर्जा दिया गया था। और इसके बाद जो है मलयालम को जोड़ा गया था, मलयालम को जोड़ा गया था 2013 में। और इसके बाद जो है दोस्तों ओडिसी को, याद रखें दोस्तों, ओडिसी को जो है कब शास्त्रीय भाषा बनाया गया था? 2014 में जो है ओडिसी को शास्त्रीय भाषा जो है बनाया गया था। अब दोस्तों 5 भाषाओं को जो है एक साथ जोड़ा गया था 2024 में। ये कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो पहले थे दोस्तों मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया। ये 5 भाषाओं को जो है 2024 में जो है जोड़ा गया है। यानी 6 पहली और 5 ये, तो कुल मिलाकर जो है शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो जाती है 11। याद रखेंगे दोस्तों। अब इनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं अनुसूची 8 का, यानी इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई है, ताकि अच्छे से जो आपको याद हो जाए। अनुसूची 8 में जो है दोस्तों भाषा यानी लैंग्वेज के बारे में जो है बताया गया है। मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाएँ थीं। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है 22 भाषाएँ हैं। तो ये 14 भाषाएँ कौन कौन सी थी? संस्कृत, हिंदी, तमिल, मलयालम, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, पंजाबी, असमिया, गुजराती, उड़िया, उर्दू और कश्मीरी। ये 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। अब वर्तमान में है 22 भाषाएं। तो ये कौन कौन सी? 8 भाषाएं और जोड़ी हैं, जो कि 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। और इसके बाद जो है दोस्तों 3 भाषाओं को जो है एक साथ जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है इन 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था। तो 18 भाषाएं हो गई। और इसके बाद जो है 4 भाषाओं को फिर एक साथ जोड़ा गया था। कौन कौन सी 4 भाषाएं थी? बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। इन चारों भाषाओं को जो है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम
2003 के तहत जो है जोड़ा गया था। 18 और 4 22, यानी वर्तमान में जो है 4 भाषाएं, वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाओं की यदि बात करते हैं तो 6 पहली थी और 5 जो है अब जोड़ी गई हैं, तो ये 11 भाषाएं हो गई हैं। तो पहली 6 भाषाएं कौन कौन सी थी और बाद में 5 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? तो तमिल जो है 2004 में जोड़ी गई थी, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तेलुगु 2008 में, ये दोनों, मलयालम 2013 में, ओडिसी 2014 में। तो ये 6 पहली भाषाएं थी और 5 कौन सी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया, इनको जो है 2024 में जो है 5 भाषाओं को जो है जोड़ा गया है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।